और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। प्रियंका गांधी ललितपुर पहुंच गई हैं। प्रियंका गांधी ललितपुर में एक किसान परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। किसान की खाद की लाइन में लगकर मौत हो गई थी। प्रियंका गांधी लखनऊ से ट्रेन के जरिए ललितपुर पहुंची हैं। तस्वीरें हम आपको ललितपुर रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी जब स्टेशन पर पहुंची तब वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से यहां पर इकट्ठा हो गए थे और अब रेलवे स्टेशन से प्रियंका गांधी किसान परिवार से मुलाकात करने के लिए रवाना हो गई। यहां पर आपको ये भी बता दें कि मंगलवार को खाद की लाइन में लगने से एक किसान की तबीयत बिगड़ गई, उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर उसकी मौत की बात सामने आई है और आज उसके परिवार से मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी ललितपुर पहुंची हुई है। इससे पहले प्रियंका गांधी दिल्ली से लखनऊ पहुंची और फिर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पहुंची। तो आपको 3 तस्वीरें हम दिखाएंगे। पहली तस्वीर में आपको प्रियंका गांधी दिखाई पड़ रही हैं जब वो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंची। वहां पर उन्होंने कुलियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना और समझा और उसके बाद वो ललितपुर के लिए रवाना हो गई ट्रेन के जरिए वो ललितपुर पहुंची हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद हैं और प्रियंका वहां पर किसान परिवार से मुलाकात करने के लिए रवाना हो गई। और ललितपुर से हमारे सहयोगी अभय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, हमने वो तस्वीर देखी प्रियंका गांधी जब ललितपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी, अब क्या जानकारी, क्या अपडेट है किसान परिवार से मुलाकात को लेकर? प्रियंका गांधी जी ललितपुर आ गई हैं और वह इस समय सर्किट हाउस में मौजूद हैं। यहां से सबसे पहले वह पाली पहुंचने वाली हैं। पाली में एक किसान जिसका नाम बल्लू पाल है, इसने सुसाइड कर लिया था। बताया जा रहा था कि किसान खाद के लिए परेशान था, 3-4 दिन से चक्कर लगा रहा था और जब उसे खाद नहीं मिला तो उसने अपने खेत पर जाकर ही सुसाइड, फांसी लगाकर जान दे दी थी। तो सबसे पहले जो जानकारी मिल रही है, प्रियंका गांधी सबसे पहले पाली पहुंचने वाली हैं। जी, उसके बाद किसान महेश जिसके मौत की बात सामने आई थी, उसके परिवार से मुलाकात करनी है, उसके बारे में क्या जानकारी, कब तक उसके घर पहुंच सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के और कौन कौन से नेता उनके साथ मौजूद हैं भाई? जी, यहाँ अगर बात पार्टी के नेताओं की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, राष्ट्रीय सचिव ब्रजलाल खावरी और तमाम जो है कांग्रेस की दिग्गज नेता सर्किट हाउस में मौजूद हैं। सबसे पहले प्रियंका गांधी पाली पहुंचेंगी। पाली में बल्लू पाल जो किसान है उसके परिजनों से मुलाकात करेंगी, उन्हें सांत्वना देंगी। इसके बाद उनका नया गांव जो किसान लाइन में लगा था, जिसकी महेश बुनकर जिसकी आप बात कर रहे हैं मौत हो गई थी, तो उसके परिजनों से भी वो मुलाकात कर सकती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की। कांग्रेस जमीन पर दमखम दिखाने की कोशिश में जुटी हुई है और अपनी खोई हुई जमीन को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम नेता लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की थी। आज कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बरेली पहुंचेंगे और अमेठी में प्रमोद तिवारी और दीपक सिंह प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए लोगों के बीच जाएंगे और अपनी पार्टी के वादों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने वादा किया है कि जो भी प्रतिज्ञा कांग्रेस कर रही है उसको सरकार में आने के बाद जरूर पूरा करेगी। यूपी चुनाव की तैयारियों के मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेगा सदस्यता अभियान की वो शुरुआत करेंगे और साथ ही पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति भी तैयार करने वाले हैं। शाह ने ये भी संकेत दिए हैं कि पुराने फॉर्मूले के तहत नॉन परफॉर्मर विधायकों के टिकट कटने तय हैं, जिनका संगठन से तालमेल नहीं है और जिन विधायकों का फीडबैक ठीक नहीं है उनकी सूची तैयार हो रही है। खबर है कि बीजेपी संगठन इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस बार 312 में से 1/3 यानी कि 100 से ज्यादा सिटिंग विधायकों मंत्रियों की टिकट काट सकती है। अमित शाह के दौरे पर सिटिंग विधायकों की परफॉर्मेंस पर चर्चा भी हुई। 29 तारीख 29-30
वो सुबह निकलेंगे, उनका प्रवास है। विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं, महत्वपूर्ण है। सदस्यता का शुभारंभ करेंगे। अवध क्षेत्र के सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक के ऊपर लगभग हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और अमित शाह का आज का दौरा अहम क्यों है, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी आज सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाली है, जिसका नाम मेरा परिवार बीजेपी परिवार दिया गया है। इस अभियान की मदद से यूपी में करीब 1,50,00,000 नए सदस्यों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब तक बीजेपी यूपी में 2.5 करोड़ सदस्य बना चुकी है, जिनको 4 करोड़ तक पहुंचाने की बीजेपी अब कोशिश करने वाली है। इस अभियान पर बीजेपी की जोर इसलिए भी है क्योंकि 2022 में चुनाव हैं। इस बैठक के दौरान अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, 2022 जीतने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। खबर यह भी है कि नॉन परफॉर्मेंस वाले विधायकों के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के इंटरनल सर्वे के मुताबिक करीब 100 विधायकों के टिकट इस बार कट सकते हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इन विधायकों का फीडबैक ठीक नहीं मिला है और संगठन के साथ इनका तालमेल भी ठीक नहीं बताया जा रहा है। लिहाजा आज की बैठक में चर्चा इस बात पर भी हो सकती है कि वो कौन कौन से नाम हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। तो यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर भी चर्चा की जा रही है और कम करने के लिए लखनऊ में एक अहम बैठक बुलाई गई। योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में राज्य के वित्त मंत्री और वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। यही नहीं, इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे, जिसमें वैट को कम कर डीजल और पेट्रोल के दाम कम करने पर चर्चा हुई है। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग के अधिकारियों से इस मामले पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में वैट कम करने से डीजल और पेट्रोल की कीमत में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की कमी आ सकती है। अखिलेश यादव की रैली का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अखिलेश यादव मंच से पेंशन को लेकर बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसी दौरान अखिलेश यादव ने नीचे खड़े शख्स से पेंशन पर सवाल पूछा कि बताओ किसने आपकी पेंशन छीनी। इसके बाद नीचे खड़े शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तीसरा शख्स अखिलेश यादव की हाँ में हाँ मिलाता हुआ सुनाई दिया। तब जाकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने लोगों की पेंशन छीन ली। सेवा के लोगों, तुम्हारी पेंशन किसने छीनी? तुम्हारी पेंशन किसने छीनी? नाम बताओ पहले। बीजेपी ने? तुम्हारी किसने छीनी थी ये पेंशन वाला मामला? बीजेपी ने कि नहीं? बीजेपी ने। अरे भाई ये सही बोल रहे, बीजेपी ने छीनी थी। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मेडिकल कॉलेज केजीएमयू लोहिया संस्थान में 65 साल तक काम कर चुके डॉक्टर्स को 70 साल की उम्र तक दोबारा नियुक्ति मिल सकेगी। इसके साथ ही वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी भी दे दी गई है। तो बेहद अहम बैठक बुलाई गई थी, बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स को दोबारा नियुक्ति मिलेगी। उनकी रिटायरमेंट की उम्र सीमा 65 से बढ़ाकर 70 कर दी गई है, ताकि डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सके। केजीएमयू और लोहिया संस्थान में डॉक्टर्स पर फिलहाल ये लागू किया जाएगा। बैठक में कुल मिलाकर 9 प्रस्ताव पर चर्चा हुई और उसके बाद उस पर मुहर लगी है। लखनऊ में सीएम योगी ने गोमती नदी के किनारे आयोजित विकास दीपोत्सव दीपावली मेले का उद्घाटन किया। गोमती रिवर फ्रंट पर झूलेलाल वाटिका में मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 नवंबर तक चलने वाला है। प्रदेश भर में सभी नगर निगम क्षेत्रों में सरकार की तरफ से विकास दीपोत्सव मेले का आयोजन का शुभारंभ किया गया। यूपी में राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा समेत 17 महानगर हैं, जहां छोटी दिवाली तक विकास दीपोत्सव दिवाली मेला चलेगा। लखनऊ में झूलेलाल वाटिका में सीएम योगी ने मेले की शुरुआत की। सीएम ने पहले गोमती नदी की आरती और पूजा अर्चना की। तो मुझे बताया गया कि 1500 दुकानें इस पूरे प्रांगण में विकास दीपोत्सव के साथ जुड़ी हैं, जो लोकल उत्पाद के साथ दीपावली के उत्सव को और भी मंगलमय बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्साहपूर्ण तरीके से इस अभियान के साथ जुड़े हैं।
गोमती रिवर फ्रंट पर लगे इस मेले को खूब रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। शाम होते ही गोमती किनारे बहुत भव्य नजारा दिखता है। दीपों की रोशनी के साथ सतरंगी लाइटें चार चांद लगा देती हैं। पूरे मेले में शिल्पकला के स्टॉल लगे हैं, जिसमें हर जिले के स्थानीय उत्पाद बिक रहे हैं। और दीपावली तक पूरी भव्यता के साथ, इसी दिव्यता के साथ नगर विकास विभाग विभिन्न अन्य विभागों के साथ मिलकर के स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाते हुए, परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में सभी लोग अपना योगदान देकर के अपने पर्व और त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ मनाने का कार्य करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार ने काशी, मथुरा, चित्रकूट और अयोध्या जैसे प्राचीन शहरों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को दुनिया ने देखा है। इस बार दीपोत्सव में 9 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। 3 नवंबर को हम लोग अयोध्या में होंगे। नगरीय क्षेत्र में अब तक 9 लाख गरीबों को एक प्रधानमंत्री आवास दिया जा चुका है। उन 9 लाख घरों में भी एक दीपक जलेगा। और भाइयों बहनों, 9 लाख दीपक हम अयोध्या में प्रभु राम के उस पावन स्थल पर भी जला करके दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ जोड़ेंगे। पहले की सरकारें अयोध्या जाने में डरती थी। पहले की सरकारें राम का नाम लेने में डरती थी, कृष्ण का नाम लेने में डरती थी, पर्व और त्योहारों में बधाई देने से डरती थी। आज तो अयोध्या में दीपोत्सव है तो वृंदावन बरसाना में रंगोत्सव भी है। काशी में देवो दीपावली है तो प्रयागराज में माघ मेला या कुंभ का आयोजन भी होता है। इन मेलों के जरिए न केवल एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रचार प्रसार हो रहा है, बल्कि गांव से जुड़े शिल्पकारों को रोजगार भी मिल रहा है। कहा जा सकता है कि योगी सरकार की इस कोशिश से इस दिवाली पर शिल्पकारों के घरों में खुशी का दीपक जलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान को भी तेजी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। एजेंडा पश्चिम में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि राम पर पेटेंट बीजेपी का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का निर्माण करवाया है। पूरे देश के लोगों की आस्था का विषय है राम। इमरान मसूद ने और क्या कुछ कहा है, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।